गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। तो आज के लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूँ लीगल स्टडीज क्लास 12 का पोर्शन। ठीक है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो लीगल स्टडीज को सब्जेक्ट को ऑप्ट किए हुए हैं उनके सिलेबस को अब इस प्लेलिस्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो आप लोगों का है क्लास 12 के सिलेबस में वो होता है जुडिशियरी। जुडिशियरी, राइट। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है लीगल स्टडीज, तो आपको पता होगा कि जुडिशरी असल में होती क्या है। ठीक है, जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, फिर भी मैं एक बार एक बहुत हल्का सा आइडिया आपको दे देता हूँ। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपने पढ़ा होगा। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें 11th में क्लियर कर ली, और नहीं भी क्लियर है अगर, तो आप जो है अगर मेरे चैनल पे वीडियो पढ़ चुका है, जब तक आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ठीक है, आप उसको रेफर करिए। क्लास 11th में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक चैप्टर है, और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्द पढ़ने वाला होगा वीडियो, तो आप उसको देख के पहले इस चीज़ को समझ लें। वैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि क्लास 12 का स्टूडेंट जो है उसको पता होता है कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शन क्या होते हैं, जुडिशरी उसमें स्पेसिफिकली क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जुडिशरी इन इंडिया। ठीक, तो सबसे पहले जुडिशरी की जब हम बात करें तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जुडिशरी के लिए कि जुडिशरी हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका काम क्या है। उसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। ठीक है, उसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला होता है डिस्पेंसिंग जस्टिस। ठीक है, जुडिशरी का काम क्या है? डिस्पेंसिंग जस्टिस। डिस्पेंसिंग जस्टिस मतलब क्या होता है कि किसी के साथ कुछ अत्याचार हुआ है, किसी के साथ कुछ उसका राइट वायलेट हुआ है, तो उसको जस्टिस दिलाना, उसके साथ न्याय करना। जैसा कि हम लोग समझते हैं, जनरली जुडिशरी वर्ड आते ही दिमाग में यही आता है कि हाँ, कोर्ट में जज साहब ने फैसला दे दिया और न्याय हो गया, वो वाला काम। और दूसरा जो एक काम होता है इनका, वो होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, ये चीजें भी हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ ली हैं, बट एक बार फिर से इसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। जुडिशियल रिव्यू में क्या क्या काम होते हैं? पहला होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज मतलब लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, या तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा या तो पार्लियामेंट। ठीक है, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि सब लेवल्स वगैरह आप लोगों को क्लियर है। नहीं क्लियर है तो आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं मेरे प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, जो लॉज बनाए जाते हैं उनको इंटरप्रेट करना कि आर दे अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू सिटीजंस और नॉट। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हैं तो उनको रिव्यू में इंटरप्रेट करके वापस भेज दिया जाता है कि नहीं, इसको करेक्ट करिए। ठीक है, दूसरा चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस ये होता है एग्जीक्यूटिव के लिए, ये होता है एग्जीक्यूटिव के लिए, और ये होता है लेजिस्लेटिव के लिए। ठीक, लेजिस्लेटिव जो क्लॉज बना रहा है उसको इंटरप्रेट करना और चेक करना, और दूसरा एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहा है उसको चेक करना, उसमें बैलेंसेस क्रिएट करना कि कहीं एग्जीक्यूटिव कुछ अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 मोटे मोटे फंक्शंस होते हैं हमारे जुडिशरी के। तो अब हम आते हैं कोर सिलेबस पे, जो आपको क्लास 12th में कवर करना है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आपको कवर करना है वो है स्ट्रक्चर एंड hierarchy of courts in India। स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, ये आपका पहला टॉपिक है जो आपको कवर करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जब भी इन चैप्टर्स को, लेक्चर्स को देखें तो आप जरूर एक नोट बुक लेकर बैठें और चीज़ों को नोट करते चलें। ठीक है, जिससे कि आपकी नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, हमारे इंडिया में कोर्ट्स का क्या स्ट्रक्चर है, जुडिशरी किस स्ट्रक्चर पे काम करती है, और उनकी क्या हायरार्की है, मतलब कौन ऊपर है और कौन नीचे। हायरार्की, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। हायरार्की वर्ड का मतलब यही होता है ऊपर से नीचे का कोई स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर हमारे इंडिया में जो स्ट्रक्चर है, जो कोर्ट है, या जो जुडिशियल बॉडी है, उसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो है हमारा
सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ जानकारी आप यहीं लिख लीजिए। ये 1950 में एग्जिस्टेंस में आया। उसके पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था ब्रिटिश जमाने में। ठीक है, और जब ये एग्जिस्टेंस में आया उस समय इसमें 7+1 जजेस का सिस्टम था। मतलब 7 जजेस होंगे और एक सीजेआई। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सीजेआई एक रहेगा। बीच में बहुत दिनों तक 30+1 का सिस्टम चल रहा था। ठीक है, अभी जो सिस्टम है हमारे यहाँ वो 33+1 का चल रहा है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में था और ये अभी एट प्रेजेंट है। ये एट प्रेजेंट है कि मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ जजेस 33+1 सीजेआई। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस दिन ये वीडियो आप देख रहे हैं उस दिन के हिसाब से नहीं, जिस दिन मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं उस दिन के हिसाब से ये नियम है कि 33 मैक्सिमम जजेस हो सकते हैं और एक सीजेआई। और ये मैक्सिमम लिमिट है, जरूरी नहीं कितने होंगे ही होंगे। जैसा कि अभी एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, ये 31 है और एक सीजेआई, मतलब टोटल 32 है। ठीक है ना। एट प्रेजेंट ये आप यहां लिख लीजिए अलाउड, और ये एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग लिख लीजिए। एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग लिख लीजिए यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, 31 जजेस हैं और एक हमारे सीजेआई है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में के बारे में कुछ जानकारी है। दूसरी आपको पता होनी चाहिए कि ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, और इसको हम एपेक्स अथॉरिटी भी बोलते हैं। एपेक्स अथॉरिटी, एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ आवर कंट्री भी बोलते हैं। हाँ, तो ये हमारा सबसे ऊपर है। सबसे बड़ी जो संस्था या बॉडी जो जुडिशरी के फील्ड में काम करती है हमारे कंट्री में, वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर? ठीक, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स। कौन आते हैं? हाई कोर्ट्स। अब ये क्या होते हैं? ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट एक होगा जो पूरे देश के लिए काम करेगा, और हाई कोर्ट्स हर राज्यों में बनाए जाएंगे, हर स्टेट्स में बनाए जाएंगे, जो स्टेट्स की एपेक्स अथॉरिटी होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री का एपेक्स अथॉरिटी है, वैसे ये स्टेट्स के एपेक्स अथॉरिटी होते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा डॉट बना देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो कौन सी चीज किसके लिए लिखी जा रही है। हाई कोर्ट जो होते हैं ये स्टेट एपेक्स अथॉरिटी, एक स्टेट में जुडिशरी की ये एपेक्स अथॉरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट्स। अब मैंने आपको बताया, बहुत ध्यान देने वाली चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, हर स्टेट में हाई कोर्ट नहीं, कुछ हाई कोर्ट्स शेयर्ड हैं। ठीक, स्टेट्स भी शेयर करते हैं और यूनियन टेरिटरीज तो सारे ही जो है वो किसी न किसी स्टेट के हाई कोर्ट से ही अटैच हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग से हाई कोर्ट नहीं बनाया गया। इसलिए जिस भी टाइम आप ये वीडियो देखेंगे उस समय जितने हमारे कंट्री में स्टेट होंगे उससे कुछ कम आपको हाई कोर्ट मिलेंगे। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट का एग्जांपल ले लें हम, तो वो उड़ीसा के लिए भी काम करता है, सॉरी झारखंड के लिए भी काम करता है। ठीक है, और अगर हम वहां का ले लें, महाराष्ट्र का ले लें, तो वो गोवा के लिए भी काम करता है। तो इस तरह से कुछ हाई कोर्ट्स शेयर्ड हैं, और प्लस यूनियन टेरिटरीज को तो गिनना ही नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज तो उसमें आते ही नहीं है, उनके लिए क्वेश्चन ही नहीं, उनको कहा गया कि आप शेयर करिए। अब इसमें भी एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, दिल्ली। दिल्ली दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, पर इसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। ये चीज आप नोट करके रखिएगा कि दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, और एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में टोटल 25 हाई कोर्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। 29 स्टेट्स हैं प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज, 7 और अगर लद्दाख और जोड़ लिया जाए तो 9 हो जाते हैं, बट स्टिल 25 ही हाई कोर्ट हमारी कंट्री में इस वक्त हैं। ठीक है, तो ये आपका हाई कोर्ट हो गया। और जनरली ये हाई कोर्ट्स आपके स्टेट्स के कैपिटल्स में ही सिचुएटेड रहते हैं। कभी कभी एक्सेप्शन भी हो जाता है, जैसे अपने यूपी में एक्सेप्शन है। उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड राज्य है, वहाँ पे ये इलाहाबाद में है, जो कि अब प्रयागराज बन चुका है। ठीक है, उसके कैपिटल लखनऊ में नहीं है, लखनऊ में उसकी एक एडिशनल बेंच है। ठीक,
तो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि कैपिटल सिटी में ही आपका ये क्या कहते हैं हाई कोर्ट होगा ही, हो सकता है कि कहीं किसी और भी सिटी में हो, जैसा कि सिचुएशन रही होगी जब हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया होगा। ठीक है, तो ये हम आ गए कंट्री लेवल पे, ये हमने देख लिया स्टेट लेवल पे। अब हम नीचे आते हैं, आपके आ जाते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देश की बात हो गई, यहाँ पर किसकी बात हो गई, राज्यों की बात हो गई, स्टेट्स की। तो ऑब्वियसली बात, इसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। आपको पता है कि हमारे कंट्री में हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, तो डिस्ट्रिक्ट्स में भी फिर कोर्ट्स बनाएंगे जो कि हाई कोर्ट की जस्ट नीचे की अथॉरिटी माने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये दो पार्ट्स में बट जाते हैं, ये दो पार्ट में बट जाते हैं। एक ये बट जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और दूसरा इनका नाम हो जाता है सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट। अब ये क्या है भाई, ठीक है, तो जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो जान लीजिए कि जो भी केसेस होते हैं जो कोर्ट में आते हैं वो दो कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, एक सिविल केसेस होते हैं और एक क्रिमिनल केसेस होते हैं। उनकी अलग अलग किताबें भी हैं, वो सब एक अलग टॉपिक है, वो भी आप किसी वीडियो में, अभी तक तो वीडियो नहीं पढ़ा है बट जल्दी ही पड़ जाएगा, यू कैन सर्च, जहाँ भी आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स में अलग अलग तरह के केसेस आते हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है सिविल, ठीक, सिविल, इसको सीधे सिविल कोर्ट भी कहते हैं, और सेशन कोर्ट जो होता है वो देखता है क्रिमिनल केसेस को, इसीलिए इसको क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, इस तरह से बटे होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि दो अलग अलग जिले में कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोर्ट एक ही होता है। ठीक, कोर्ट एक ही होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जज है, जो हाई कोर्ट के जस्ट नीचे आता है अथॉरिटी में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी का जज है, उसी को डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज भी बोलते हैं। एक ही व्यक्ति होता है, महिला हो या पुरुष हो उससे कोई मतलब नहीं, जेंट्स लेडीज कोई भी हो सकता है। जब वो इस कोर्ट में बैठेंगे या बैठेंगी या इस तरह के केस देखेंगे या देखेंगी, सिविल कोर्ट, सिविल केस, तो डिस्ट्रिक्ट जज कहे जाएंगे। ठीक है, वो क्या कहे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज या डीजे। ठीक, और जब वही व्यक्ति उसी कोर्ट रूम में क्रिमिनल केस देखेंगे तो उनको सेशन जज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सेशन जज कहा जाएगा। क्लियर है ये, मैं फिर से बता देता हूं, डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जिनको कहा जाता है वो दो अलग अलग बिल्डिंग नहीं होती है, एक ही बिल्डिंग होती है और एक ही व्यक्ति उनको प्रिसाइड करता है जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट में। जब वो सिविल केस देख रहा होता है या सिविल कोर्ट में बैठा होता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, डीजे, और जब वो व्यक्ति क्रिमिनल केस देख रहा होता है तो उसको बोलते हैं सेशंस जज। आई होप इतना आपको क्लियर हो जाएगा। एक ही बिल्डिंग होती है, उस पर लिखा होता है, हिंदी में आप देखेंगे लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। कहीं ऐसा नहीं था कि एक बिल्डिंग पे जिला न्यायालय लिखा है और एक पे सत्र न्यायालय लिखा है, या इंग्लिश में अगर हम कहें तो एक पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा है और एक पर सेशंस कोर्ट लिखा है, ऐसा नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट एक ही व्यक्ति होता है, नेचर ऑफ केस पे डिपेंड करता है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा या सेशंस जज कहा जाएगा। ठीक है, अब इनको हेल्प करने के लिए साथ में एडीजेस लगा दिए जाते हैं। कौन लगा दिए जाते हैं, एडीजेस, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस, अगर जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड। कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरत होती है बट फिर भी पोस्टें, वैकेंसी रहती है बट फिर भी वैकेंट रहता है, खाली रहता है पोस्ट, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। ये पोस्ट क्या होती है आप जान लीजिए, और यही एडीजे यहाँ पे इनको भी हेल्प करता है। जब ये सेशन जज है तो भी हेल्प करेगा और डिस्ट्रिक्ट जज है तो भी हेल्प करेगा, ये तो उनको बस हेल्प करने के लिए है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू नेचर या अकॉर्डिंग टू नेचर नहीं, ग्रेविटी ऑफ केस, ठीक है, ये तो नेचर हो गया कि सिविल नेचर है कि क्रिमिनल नेचर है। अब ग्रेविटी मतलब कि कितना, क्या मैग्नीट्यूड है अपराध का। कई बार होता है कि पॉकेट मारी हो जाती है, कई बार होता है कि घर में घुस के डकैती पड़ जाती है, कई बार होता है कि मर्डर हो जाता है, तो सबकी अपनी अलग अलग मैग्नीट्यूड है ना। अब सिविल केस में हमें कई बार होगा कि कहा सुनी बहस हुई, किसी ने कहा कि हमको 2 तमाचे मार दिए, कभी होगा कि कहा सुनी बहस के साथ जो है बात और बढ़ गई,
ठीक है। आप देखते होंगे फैमिलियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ज़मीन वमीन को लेकर के, तो अलग अलग मैग्नीट्यूड की अपराध होते हैं। उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी इन कोर्ट्स को फर्दर बांटा गया है कि किस मैग्नीट्यूड के केस को कौन व्यक्ति या किस लेवल पे देखा जाएगा, वो लेवल भी हम लोग समझ लेते हैं। वो आप लोग साथ में मेरे नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट जज में हम यहाँ पे सिविल केसेस में देख लेते हैं, ठीक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जस्ट नीचे आता है आपका सीनियर सिविल जज कोर्ट, सीनियर सिविल जज कोर्ट। इसके जस्ट नीचे आएगा प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट। और सबसे नीचे आएगा आपका जूनियर सिविल जज, जूनियर सिविल जज, ठीक है। ये आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी अपने मेमोरी पे विश्वास ना करते हुए कि मे बी मैं कोई चीज़ ऊपर नीचे लिख दूं, मैंने इसको अपने नोट से निकाल करके आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा। इसी तरह हम यहाँ आ जाते हैं सेशंस कोर्ट में। तो सबसे पहले होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसको हम सीजेएम कोर्ट भी कहते हैं, आप ये वर्ड कई बार सुने होंगे। उसके बाद हैं फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और उसके नीचे आते हैं सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये आपकी हायरार्की होती है डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स की। अब इसको ऊपर समझ लिया जाए, ठीक है। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पे डीजे साहब बैठते हैं, हेल्प बाई एडीजे, दैट इज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इनके नीचे की कोर्ट जो जस्ट होती है वो होती है, उसमें प्रिसाइड जो व्यक्ति करता है उसको बोलते हैं सीनियर सिविल जज, सीनियर सिविल जज बोलते हैं, वो उसका कोर्ट होता है। उसके नीचे प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज और उसके नीचे जूनियर सिविल जज, ठीक है। और ये अथॉरिटी में ऐसे ही ऊपर से नीचे एंजॉय करते हैं। मतलब सबसे कम मैग्नीट्यूड के जो अपराध आते हैं वो यहाँ आते होंगे, इसके ऊपर वाले यहाँ जाते हैं, इसके ऊपर वाले यहाँ जाते हैं। अब वो कितने मैग्नीट्यूड के हिसाब से कैसे बटा है वो अभी आपको जानने की नहीं। आप जब बिल्कुल कोर एलएलबी वाले कोर्सेज में जाएंगे तब वो चीज़ें आपको पढ़नी होती है। अभी के लिए आपके लिए इतना ज़्यादा है, मतलब पर्याप्त है। इसी तरह सेशन कोर्ट में सबसे कम ग्रेविटी मैग्नीट्यूड वाले सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उससे थोड़े ज्यादा के केस होते हैं तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके ऊपर के सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और अब जहां आपका मर्डर वगैरह फांसी वसी जैसी भी चीजें आ सकती हैं जहाँ पे पनिशमेंट हो सकता है वो सेशन कोर्ट में आता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मैग्नीट्यूड देखते हैं अपराध का, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये भी देखते हैं कि उसमें जो पनिशमेंट मिलने वाली है वो कहाँ कितनी है। उस पनिशमेंट के हिसाब से भी डिसाइड होता है कि किस कोर्ट में ये केस इनका जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करके इस पूरे नोट्स को आप अपने हिसाब से बना लेंगे। थोड़ा आप ज़्यादा जगह ले सकते हैं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी थी, तो मैंने थोड़ा उसी में इसको एडजस्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और पहले जान लीजिए आप, इन कोर्ट्स के अलावा एक और कोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मुंसफ कोर्ट। मुंसफ कोर्ट ये बहुत ही छोटे पेटी केसेस के लिए होता है, जहाँ पे थोड़े बहुत पैसे वैसों का कोई होता है विवाद, उनके लिए होता है। ये इसके भी नीचे आता है, जूनियर सिविल जज के नीचे भी बहुत ही छोटा सा कोर्ट है इसकी, बस आप जानिए कि इनके नीचे भी एक होता है, उसको मुंसिफ कोर्ट बोलते हैं। हाँ, एक वर्ड होता है आपका जो आपके सेशन कोर्ट में जो सेशन जज बैठता है जिसको सेशन जज बोलते हैं, इसको कई बार मेट्रोपॉलिटन सेशन जज भी बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन सेशन जज, क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन सेशन जज। जब भी किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में होता है जो मेट्रोपोलिस का जिसको कैटेगरी में डेजिग्नेटेड होता है, जिस सिटी को मेट्रो सिटीज बोलते हैं, तो वहाँ पे इसको मेट्रोपॉलिटन सेशन जज भी बोल देते हैं। सिर्फ इतना सा है, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है जो कि कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आप इसको पॉज करिए वीडियो को और अपना ये डायग्राम बना लीजिए और एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं
ये आपकी जो भी आपने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर आपका ये क्या कहते हैं जो भी था इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, उसके नीचे के भी आपने कई सारे कोर्ट्स पढ़े हैं, ये सारे आपके कहे जाते हैं जुडिशियल बॉडीज। ठीक, अब हमारे देश में देखिए जो विवाद होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो कई लेवल के, कई तरह के होते हैं। कई बार वो ऐसे होते हैं कि उनके लिए जुडिशरी को परेशान करना उचित नहीं माना जाता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे देश में जुडिशरी ऑलरेडी बहुत ओवरलोडेड है। तो ऐसा होता है कि यार जो इनके जो हल्के फुल्के अलग तरह के केस हैं, उनके लिए जुडिशरी को क्यों परेशान करना। तो उसके लिए हमारे देश में बनाए गए हैं ट्रिब्यूनल्स। क्या बनाए गए हैं? ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ये आपके उन जुडिशियल बॉडी से अलग एक सिस्टम है। हालांकि आता आपके जुडिशरी के अंडर ही है ये। ठीक है, अगर आप ऐसे माने कि जुडिशरी को अगर दो पार्ट में बांटा जाए, तो इधर आपकी जुडिशियल बॉडीज आएंगी, इधर आपकी आ गई जुडिशियल बॉडीज। ठीक, तो दूसरे में आपके आ जाएंगे ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो जुडिशियल बॉडीज में आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अभी आपके यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स आप देखेंगे क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो ट्रिब्यूनल्स में आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि दे आर कॉल्ड एज सेमी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज। सेमी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज। सेमी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है कि ये जुडिशरी के पार्ट माने जाते हैं। ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स को भी सेटल करते हैं, बट इनके पास उन बॉडीज इतनी पावर नहीं होती है। पहली चीज, उन बॉडीज इतनी पावर नहीं होती है। और दूसरा कि जो इनको प्रिसाइड करते हैं, जो लोग इनमें सबसे ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो जज का काम करते हैं, वो उनका लॉ बैकग्राउंड, लीगल बैकग्राउंड जरूरी नहीं है कि हो, वो नॉन लीगल बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट इनका क्या है आपको है, इनेक्टेड बाई लॉ। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी लॉ के अंतर्गत ये इनैक्ट किए जाते हैं, स्टैब्लिश किए जाते हैं, जिनको हम ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप ये भी लिख लीजिए, प्रिसाइडेड बाई नॉन लीगल बैकग्राउंड पीपल। ठीक है, प्रिसाइडेड बाई नॉन लीगल बैकग्राउंड पीपल। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो समझ जाएंगे आप कि ये जुडिशरी का काम करते हैं, बट ये उनकी इतनी अथॉरिटी नहीं होती, इसलिए इनको सेमी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडीज बोलते हैं। ये लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, और प्रिसाइडेड बाय नॉन लीगल बैकग्राउंड। ये जरूरी नहीं कि लीगल बैकग्राउंड का व्यक्ति इनको प्रिसाइड करेगा। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स जो आपके बुक में दिए हुए हैं वो हम लोग एक करके देख लेते हैं, जो कि आप समझ भी लेते हैं, उन पे क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है आपका कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, और दूसरा होता है सैट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। जैसे कि नाम से पता है, ये सेंट्रल और ये स्टेट, मतलब ये कंट्री के लिए काम करता होगा और ये स्टेट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज में प्रोफेशनल कन्फ्लिक्ट्स अगर हो जाते हैं, सीनियर को जूनियर से कोई कन्फ्लिक्ट हो गया है, जूनियर को कोई शिकायत हो गई सीनियर से कि मेरे प्रमोशन या मेरे रिकॉर्ड मेंटेन करने में इन्होंने कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया है, या सीनियर को हो गया कि जूनियर ने मेरी ऑर्डर्स को बाईपास किया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जो भी कुछ है, कहीं पे फॉर्जरी हो जाती है आपस में, या कहीं पे कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उनमें जो भी विवाद होते हैं उनको ये दोनों बॉडीज सेटल करती हैं। सेंट्रल लेवल पे होगा तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और स्टेट लेवल पे होगा तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, उसके बाद आपने एक बॉडी का नाम सुना होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देश में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स पड़ रहे हैं, देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में पड़ रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड रख पाए। उसके लिए जो भी लॉस बनते हैं कि फैक्ट्रीज का चिमनी का धुएं का चिमनी इतना ऊपर होना चाहिए, या वेस्ट मटेरियल जो है वो नदियों में नहीं बहाया जाना चाहिए, ऐसे करके आप समझते हैं सब चीज़ें जो भी होती हैं, जो आप पोल्यूशन में पढ़ते हैं, वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है,
दीपावली पर जो है पटाखों की कौन सी क्वालिटी बिकनी चाहिए, कौन सी नहीं बिकनी चाहिए, वो सब देखने के लिए आपका बना हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। लाइसेंसिंग से लेकर के रेस्ट्रिक्शन तक के सारे काम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखता है। ठीक, ऐसे ही आपका एक है ट्राई, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, टेलीकॉम रिलेटेड कोई भी विवाद कहीं होता है, कस्टमर और कंपनी सर्विस प्रोवाइडर के बीच में हो जाए या दो सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में हो जाए, कोई भी ऐसा विवाद होता है तो उसके लिए ट्राई है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं हमारे देश में, बहुत मिल जाएंगे आपको लिस्ट। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है जुडिशरी में, आपको एक छोटा सा चीज जो आपको जानना चाहिए वो होती है बेंच या बार। दो वर्ड आते हैं, आप अक्सर सुने होंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या लॉयर्स बार, ऐसे करके। ठीक है, तो जो एक यूनियन, एक एसोसिएशन बना हुआ है हमारे कंट्री में लॉयर्स का जो एसोसिएशन या यूनियन बना हुआ होता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, उसको बोलते हैं बार। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज स्टेट बार काउंसिल। ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आप बस इतना जानिए कि लॉयर्स का ग्रुप होता है उसको बार बोलते हैं, और जो जजेस, अगर एक से ज्यादा जज अगर एक साथ काम करते हैं तो उनको बोलते हैं हम बेंच। क्या बोलते हैं? बेंच। किसी एक केस में अगर एक जज से ज्यादा जजेस अगर इन्वॉल्व हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी को बेंच। अब ये बेंच भी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी डिविजनल बेंच, एक होती है आपकी डिविजनल, और दूसरी होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरी होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें 2 या 3 जज होंगे तो डिविजनल बेंच कही जाएगी, और 5+ चाहे जितने भी हो जाए तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाएगा। ठीक, जितने भी केसेस कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को लेकर के सुने जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नियम है, इसको वायलेट किया गया है, या नियम चेंज होना चाहिए, या ऐसे क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया पार्लियामेंट ने और उस पर किसी ने पिटिशन दायर कर दी कि ये नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है जिसमें 5 या उससे अधिक जजेस होंगे मिनिमम। उसके अलावा जितने भी केसेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो वो डिविजनल बेंच के पास जाते हैं अगर बेंच की जरूरत पड़ी। उसमें मैक्सिमम 3 जज हो सकते हैं या 2, अगर एक होगा तो उसको बेंच कहा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ये टॉपिक भी आप जान लीजिए कि क्या होते हैं वर्ड्स। ठीक, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। हमारी इंडियन जुडिशरी के 2 फीचर्स हैं जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए। पहला ये है और कि हम एडवर्सेरियल फॉर्म ऑफ सिस्टम फॉलो करते हैं। एडवर्सेरियल मॉडल हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और दूसरा है, इसको यहां लिख देता हूं मैं, हम कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो करते हैं। कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो करते हैं। ये शायद आपकी बुक में ये ऊपर दिया हुआ होगा, ये नीचे दिया होगा, तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे से मतलब नहीं, 2 फीचर्स हैं अलग अलग। अभी कॉमन लॉ होता क्या है, देखिए कॉमन लॉ ये सिस्टम जो है, इसमें 2 तरह के सिस्टम होते हैं, वर्सेस सिविल लॉ, वर्सेस सिविल लॉ। लेकिन हमारे कंट्री में हम क्या फॉलो करते हैं? कॉमन लॉ। एडवर्सेरियल मॉडल जो है, इसमें भी वर्सेस होता है, इनक्विजिटोरियल मॉडल। लेकिन हम अपने कंट्री में क्या फॉलो करते हैं? एडवर्सेरियल मॉडल। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में, और ये क्या होता है इसे आपको समझ लेना है। तो पहले हम एडवर्सेरियल मॉडल समझ लेते हैं। देखिए एडवर्सेरियल मॉडल में क्या होता है, सिंपल सी बात है। एडवर्सेरियल मॉडल मतलब जज इज न्यूट्रल, जज इज न्यूट्रल, और इंक्विजिटोरियल में होता है जज इज एक्टिव,
जज इज एक्टिव। पहले तो आपको ये समझ लेना है, ठीक है। कॉमन लॉ, हाँ चलिए इसको पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जज इज न्यूट्रल या जज इज एक्टिव का क्या मतलब है। तो हमारी कंट्री में हम एडवर्सेरियल मॉडल फॉलो करते हैं, जिसका सबसे बड़ा नियम है जज इज न्यूट्रल। मतलब यहाँ पे कोई केस कोर्ट में जाता है तो जज बस न्यूट्रल होके सुनता है, ठीक है। दो पार्टीज होती हैं, पार्टी 1 एंड पार्टी 2। आपने मूवीज वगैरह में देखा भी होगा कि दोनों के रिप्रेजेंटेटिव लॉयर्स होते हैं, वो अपनी अपनी बात रखते हैं। अब लॉयर्स ही सब कुछ करते हैं, किस गवाह को बुलाना है, क्या सबूत पेश करना है, उस पर क्या जिरह करनी है, क्या बहस करनी है, ये कुछ पूछेंगे, ये कुछ बताएंगे, ये कुछ पूछेंगे तो ये कुछ बताएंगे, दोनों एक दूसरे को काउंटर भी करेंगे। और जज बैठा बस देखता रहता है, बीच में कभी ऑर्डर कर देता है शांत वांत रहने के लिए, वो अलग की बात है। और इन दोनों की जो भी दलीलें होती हैं, उनके काउंटर्स होते हैं, उनके बेसिस पे जज लास्ट में एक अपना जजमेंट दे देता है। तो आपने क्या देखा, जज न्यूट्रल रहा पूरे दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान। इसलिए जज इज न्यूट्रल एंड एक्टिव पार्टीज आर द एक्टिव ऑन बिहाफ ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लॉयर्स जो होते हैं। ये होता है एडवर्सेरियल मॉडल। इंक्विजिटोरियल क्या होता है, जहां पे जज ही एक्टिव हो जाता है, ठीक। जज बोलेगा पार्टीज को, जो पार्टी 1 एंड पार्टी 2 है, यहाँ पे इंडिया से उल्टा होता है। जज बोलेगा कि हाँ भाई, आप कहते हैं कि उन्होंने मर्डर किया, चलिए आपके पास क्या प्रूफ है। तो कहेंगे कि ये विटनेस है, कहेंगे बुलाओ, ये रिवॉल्वर है जिसपे उंगलियों के निशान है, ठीक है लाओ देखते हैं, और फोरेंसिक की रिपोर्ट्स भी लाओ। मतलब जज जो कहेगा वही ये लोग करेंगे। फिर जज कहेगा कि अच्छा मुझे तो ऐसे लग रहा है, आपका क्या कहना है इस पे, चलिए आप क्या कहते हैं, कैसे कह सकते हैं। तो मतलब यहाँ जज जैसे कहेगा वैसे इन लोगों को एक्ट करना है, और यहाँ पे जैसे ये लोग एक्ट करते हैं उसके हिसाब से जज सुनता रहता है, ठीक है। तो यही दो सबसे बड़े डिफरेंस है, यही एक डिफरेंस है एडवर्सेरियल मॉडल में और इंक्विजिटोरियल मॉडल में। हालांकि आप चैप्टर 3 जब पढ़ेंगे ADR, तो वहां पे इन चीजों को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक चैप्टर होता है आपका, यूनिट 3 का चैप्टर है, तो वहां पे और डिटेल में पढ़ लिया जाएगा। ये कहाँ कहाँ फॉलो होता है, ये आपका फॉलो होता है जर्मनी, रशिया एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप, कॉन्टिनेंटल यूरोप में। और ये कहाँ कहाँ फॉलो होता है आपका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, UK, USA और भी बहुत सारे देश हैं, ठीक। तो आप ऐसे इसको याद कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक। अब कॉन्टिनेंटल यूरोप मतलब क्या होता है, देखिए यूरोप का आप नक्शा देखेंगे तो पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है, एशिया से। और उसमें जो UK यूनाइटेड किंगडम जो है, वो आप देखेंगे कि समंदर के बीच में, अटलांटिक ओशन के बीच में है ना। तो उसको हम UK बोलते हैं, और बाकी जितना कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है उसको हम कॉन्टिनेंटल यूरोप बोलते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बाकी इन देशों में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। अब आता है कॉमन लॉ सिस्टम और सिविल लॉ। तो पहले हम सिविल लॉ समझ लेते हैं। सिविल लॉ मतलब होता है कि इन देशों में वही लॉ एक्सेप्टेड हैं, लॉ जो बनाया गया है इनके लेजिस्लेचर द्वारा, इनके लेजिस्लेचर द्वारा। इन कंट्री के लेजिस्लेचर ने जो लॉ बना दिया उसी को सिर्फ ये मानते हैं, उसके अलावा कोई लॉ ये नहीं मानते हैं। जबकि कॉमन लॉ सिस्टम में क्या होता है, वो तो होता ही है, लेजिस्लेचर ने जो लॉ बना दिया उसको तो ये मानते ही हैं, लेजिस्लेचर प्लस अगर किसी लॉ में कोई लूप होल है या कोई गैप आ गया है, किसी पॉइंट को ध्यान नहीं दिया गया है, तो जजेस क्या करते हैं इन कंट्रीज में, जजेस उसके हिसाब से कुछ थोड़ा सा एडजस्ट करके एक नियम बना देते हैं कि हाँ चलो ठीक है भाई, इसका कोई कहीं किताब में नहीं लिखा है लेकिन ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो उसको बोलते हैं केस लॉ। और केस लॉ जो होता है, जो किसी केस, स्पेसिफिक केस के कारण कोई लॉ अगर एग्जिस्टेंस में आता है, उसको भी आगे के केसेस में माना जाएगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए एक केस है कि एक टीचर ने, एक केस आ गया कि टीचर ने एक बच्चे को क्लास में पनिशमेंट के तौर पे स्कूल बंद होने के बाद 1 घंटे और बंद कर दिया। बच्चे को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई और बच्चा बेहोश हो गया, ठीक। और 1 घंटे बाद पेरेंट्स ढूंढते हुए तो बच्चे को घर भेज दिया गया। अब इस केस में केस हो जाएगा टीचर के ऊपर, कोर्ट में केस गया, ठीक है। और उस ऐसे केस के लिए कोई कानून बना ही नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, चूंकि ये लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर फॉलो करते हैं, तो ये कहेंगे कि कोई केस ही नहीं बना है, चलिए इसको डिसमिस करते हैं, वार्निंग देके छोड़ देंगे ये। यहाँ क्या होगा कि देखेंगे कि लेजिस्लेचर में कोई केस बना है, कोई ऐसा नियम लॉ बना हुआ है, नहीं बना हुआ है कि 1 घंटा अगर बच्चा को बंद कर दिया क्लास में, बच्चा डिहाइड्रेशन से बेहोश हो गया, तो क्या पनिशमेंट है टीचर के लिए। बट जज यहाँ पे सोचेगा कि यार लेकिन गलत तो किया है टीचर ने, एक मुझे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आगे टीचर्स ऐसा ना करें। तो कहेगा चलिए आप जो है अपनी 1 दिन की सैलरी आपकी
उस बच्चे को आप देंगे, या 2 दिन की, 10 दिन की, व्हाटएवर, कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नियम बन गया कि आगे से अगर कोई टीचर किसी बच्चे को पनिशमेंट देता है इस तरह की, और उसके कारण उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है या उसको तबीयत खराब हो जाती है, तो आपको 1 दिन की सैलरी अपनी देनी पड़ेगी। तो एक तरह से कानून बन गया, एक लॉ बन गया। और वो क्यों बना, उस केस के कारण बना, तो उसको केस लॉ बोलते हैं, ठीक। तो इन कॉमन लॉ सिस्टम्स में केस लॉ को भी एक लॉ मान लिया जाता है। आगे से जब भी कोई ऐसा घटना होगा, ठीक है, जिसमें टीचर के किसी ऐसी पनिशमेंट देने के कारण बच्चे को नुकसान हुआ, तो इस केस को रेफर कर दिया जाएगा। मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स और बच्चे का नाम ए, तो ये मिस्टर एक्स वर्सेस ए, केस का नाम ऐसे ही पड़ता है, मिस्टर एक्स वर्सेस ए। तो उसमें रेफर किया जाएगा कि एज साइटेड इन द केस ऑफ मिस्टर एक्स वर्सेस ए, यहाँ पे भी यही कानून लगा दिया जाएगा, क्योंकि उस वाले केस में उनको 1 दिन की सैलरी एज ए पेनल्टी देनी पड़ी थी। तो इसको बोलते हैं केस लॉ। और जो किसी पुराने केस को रेफर करके एक जजमेंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रीसीडेंस। क्या बोलते हैं, प्रीसीडेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केस लॉ कैसे आते हैं एग्जिस्टेंस में और उनको कैसे यूज किया जाता है। तो कॉमन लॉ सिस्टम में ये चीजें होती हैं, जबकि सिविल लॉ में सिर्फ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर फॉलो होता है। और ये कहाँ होता है, तो कंट्रीज आपकी दोनों में सेम है, यही कंट्रीज यहाँ फॉलो करती है। मतलब ये इसको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं बड़े इजीली। जो एडवर्सेरियल है कॉमन लॉ, और जो इंक्विजिटोरियल है वो आपका सिविल लॉ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। और अगर आपको ये चीज केस लॉ भी कुछ भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज एक कमेंट डालिएगा, इसको फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी। वैसे मैंने एग्जांपल जो दिया है उसको आप 1-2 बार सुनेंगे तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड जय हिंद एवरीवन।